तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 5.1 यानी हम लोग इस चैप्टर का नाम है हम लोग का समांतर श्रेणी, जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या चीज़ बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसको हम लोग समझे, इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ चीज़ को समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक समझते हैं। बेसिक समझने के बाद हम लोग आराम से हर एक क्वेश्चंस को बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग का इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। इस चैप्टर का क्या नाम है हम लोग का, समांतर श्रेणी, यानी 5 नंबर चैप्टर है। श्रेणी का मतलब होता है एकदम सिंपली अगर हम लोग समझते हैं तो एक सीढ़ी के जैसा, जैसे यहाँ पे हम लोग का सीढ़ी बनाया है, एकदम सीढ़ी के जैसा समझिए। कहने का मतलब देखिए, सीढ़ी में हम लोग का क्या करता है, जो भी पावदान बना रहता है वो क्या किया रहता है, एकदम एक निश्चित जगह पर, एक निश्चित दूरी पर, है ना, एक विशेष दूरी पर। मान लीजिए यहाँ पे 2 मीटर का दूरी दिया जा रहा है, एकदम सिंपल बता रहे हैं हम लोग। मान लीजिए 2 मीटर का दूरी दिया जा रहा है, तो ये भी 2 मीटर, 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 ये भी 2 मीटर रहेगा। यानी कहने का मतलब ये जो है, इसका अंतराल जो है क्या होगा, इक्वल होगा। उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। समझने के लिए एकदम सिंपल भाषा में हम समझा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, एकदम सिंपल भाषा में। उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। एकदम इसके अंतर जो होता है, समांतर जो इसका अंतर जो होता है एकदम समांतर होता है, मतलब समान अंतर होता है, उसी को समांतर कहेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम लोग बस समझेंगे कि समांतर श्रेणी का मतलब एकदम सिंपली सीढ़ी के समान होगा। जो इसका अक्षर जो मतलब जो भी इसमें अंकों के बीच में जो जगह रहेगा वो इक्वल रहेगा। जैसे हम आप लोग को बताते हैं, सिंपली आप लोग समझिएगा। जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा हम लोग परिभाषा के माध्यम से नहीं बढ़िया से समझ सकते हैं, उतना एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग का एक क्वेश्चन मान लीजिए दिया है 2, 4, 6, 8, 10 ... ठीक है, ऐसे करके। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या होगा, इस दोनों के बीच देखिए एकदम समान अंतर हो रहा है। जैसे कहने का मतलब इन दोनों के बीच में हम लोग का कितना अंतर हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। 8 में से 10 घटाएं, 8 में से यहाँ पे 6 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी ये जो डी मतलब इसका मतलब ये जो है हम लोग का बीच में जो अंतर जो आ रहा है हम लोग का 2 हो रहा है, इसका मतलब ये हम लोग का क्या है, एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। क्या है, समांतर श्रेणी में है हम लोग का। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी यानी एपी में है। ठीक है, एपी में है लिख सकते हैं। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब इसमें कुछ हम लोग कोड भाषा समझेंगे कि किसको किससे दर्शाते हैं। जैसे हम लोग का ये पहला अक्षर जो है, पहला अक्षर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। जैसे 2 हो गया, ये हम लोग का क्या आ गया, पहला अक्षर हो गया, यानी पहला, है ना, पहला पद हो गया। ये हम लोग का पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, है ना। तो ये पहला पद हम लोग का हो जाएगा, जिसको हम लोग किसे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। ए से, A1 से इसको लिख सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं, या ए से लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद देखिए हम लोग को क्या कर रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो रहा है, 2, इन दोनों के बीच में भी 2, इन दोनों के बीच में भी 2, इन दोनों के बीच में भी, यानी सभी में अंतर कितना हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। किसका, 2 का अंतर हो रहा है। सभी में कितना, 2 का अंतर हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सभी में अंतर हो रहा है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, सर्वांतर। सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर यानी सभी में अंतर बराबर सर्वांतर, यानी सभी में अंतर कितना आ रहा है, 2। तो इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। सर्वांतर को किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। और इसमें सर्वांतर में हम लोग का क्या करते हैं कि ये मान लीजिए हम लोग का A2 है, इसको मान लेंगे, इसको A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे, इसको A4 मानेंगे, तो A4 मानेंगे। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग को निकालना है सर्वांतर, तो A2 में से क्या घटाएंगे, A1 घटा देंगे। A2 में से A1 घटा देंगे, यानी 4 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2। तो यही हम लोग का सर्वांतर हो जाएगा। एक किसी का निकालेंगे तो सर्वांतर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर्वांतर हो गया। अब आएगा पदों की संख्या, माने कितना पद है। तो पदों की संख्या को हम लोग दर्शाते हैं, पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम लोग दर्शाते हैं n से। यानी अगर कहने का मतलब समझिएगा, यानी पदों की संख्या हम लोग किससे दर्शाएंगे, n से दर्शाएंगे। पदों की संख्या n से, यानी इसमें कितना पद है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद है ना। तो पदों की संख्या हम लोग 5 दर्शाएंगे, है ना। पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद होता है हम लोग का nवां पद, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग का होता है nवां पद, है ना, nवां पद, यानी लिखेगा nवां पद लिखेगा। ठीक है, nवां पद,
तो nवां पद को हम लोग an से दर्शाते हैं, an से दर्शाते हैं। अब हम लोग का फॉर्मूला इससे निकल के आता है, इससे फॉर्मूला निकल के आता है an बराबर, ये वाला an बराबर, देखिए फॉर्मूला हम लोग का क्या निकल के आएगा, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हम लोग का एक फार्मूला निकल के आ गया है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हम लोग का एक सूत्र हो गया, ठीक है, फार्मूला, एक फार्मूला ये हम लोग का बन गया, ठीक है। इससे हर एक चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, समझे होंगे ना। उसके बाद देखिए आगे एक और हम लोग का फार्मूला बनेगा, और फार्मूला हम डायरेक्ट आप लोग को दर्शा देते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम आप लोग को हर एक क्वेश्चन बताते जाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और हम लोग का फार्मूला होगा एस एन बराबर, ठीक है, ये ए एन का माना गया। अब हम लोग का एस एन बराबर एक फार्मूला आएगा, एक और होता है हम लोग का एस एन बराबर एस इक्वल टू, चाहे एस एन भी हम लोग लिख सकते हैं, एस इक्वल टू लिखते हैं, यानी इसका योग होता है n/2। ये अगला हम लोग चैप्टर में इसका जरूरत पड़ेगा, हम आप लोग को अभी बता देते हैं। 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट, ये सेकंड चैप्टर में हम लोग का काम आएगा। तो हालांकि अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी को, तो इसको यानी योग होता है, इसका मतलब योग होता है, योगफल निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और इसी का फार्मूला होता है s बराबर हम लोग का n/2 इंटू a प्लस l, यानी पहला पद प्लस दूसरा पद, हम लोग l स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो n बराबर 2a प्लस l यानी योग होता है, इसका भी होता है अंतिम पद, ये पहला पद और अंतिम पद लास्ट पद होता है। तो इतना हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, पहले हम लोग सिंपल एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग को देखते हैं कि 4 पद, मान लीजिए हम लोग को एक क्वेश्चन देगा कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे रहा है कि कई गो पद है, मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं, आपको बताते हैं क्वेश्चन एक तो सिंपल, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले एक हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं क्वेश्चन की, आप लोग को हर एक चीज़ समझा दे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग का दिया है, कह रहा है कि अगर a का मान दे दिया, a बराबर हम लोग का 10 दे दिया है ना, और हम लोग का d बराबर फिर 10 दे दिया है, हम लोग को मान निकालना है। मान लीजिए मान हमको कह रहा है कि 4 गो पद लिखिए, 4 पद लिखना है, 4 पद लिखे, इसी से हमको 4 गो पद लिखना है, ठीक है, इससे हमको 4 गो पद लिखना है। तो एकदम सिंपल में हम लोग बना सकते हैं, कैसे, तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या कि पहला पद हम लोग का दिया है, तो दूसरा पद हम लोग का क्या हो जाएगा, या यह डी हम लोग का दिया है ना, ये हम लोग का डी भी दिया हुआ है। तो डी दिया हुआ है, तो दूसरा पद निकालने के लिए मान लीजिए देखिए यहाँ पे डी का मतलब होता है सभी में अंतर, यानी इसको जोड़ेंगे तो अगला पद हम लोग को नहीं निकल जाएगा। तो पहला पद हम लोग का 10 दिया है, पहला पद यानी a का मान हम लोग का दिया है 10, इसको a लिख देते हैं, एक a1 लिख देते हैं, a का मान दिया है हम लोग का 10, ठीक है, यानी पहला पद हम लोग का दिया है 10। तो हम लोग को दूसरा पद अगर निकालना होगा, a2 निकालना होगा, यानी दूसरा पद निकालना होगा, तो कितना लिख देंगे, 10 प्लस का 10 बराबर लिख सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा 20 है ना। ये दूसरा पद हम लोग का हो गया, दूसरा पद हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग का तीसरा पद निकालना होगा, तीसरा पद, तो तीसरा पद हम लोग क्या लिख सकते हैं, a3 लिख सकते हैं, a3 यानी 20 और फिर प्लस का 10 ही जोड़ देंगे डी वाला का मान, फिर 10 और कितना हो जाएगा 30 है ना, 30 हो गया। यानी इसमें क्या किया है, a1 प्लस का डी लिखे हैं, इसमें a2 प्लस का क्या लिखे हैं, डी लिखे हैं, है ना, a2 प्लस का डी। फिर हम लोग को चौथा पद निकालना होगा, चौथा पद बराबर लिखना होगा, यानी a4 लिखना होगा। तो क्या लिख सकते हैं, a3 प्लस का डी, तो a3 का मान कितना है 30, तो 30 लिख देंगे, और प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 10, डी बराबर 10, कितना होगा 40। यानी हम लोग को AP में लिखना है, इसको AP में लिखना है, 4 गो पद AP में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, a1, a2, a3, a4 है ना। यानी कहने का मतलब हम लोग का 10 आ गया, फिर हम लोग का फिर 10, देखिए a2 का मान कितना है 20, तो 20 आ गया, फिर a3 का मान कितना है 30, तो 30 हो गया, a4 का मान कितना है 40, तो 40 हो गया। यानी हम लोग ये क्या है, हम लोग का AP में है, 4 गो पद लिख दिए, ये AP में है, और 4 गो पद हम लोग क्या किए, लिख लिए। तो इस तरह हम लोग हर एक क्वेश्चंस को हम लोग एकदम बना देंगे कि दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, है ना, एकदम सिंपल वे में आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग प्रश्नावली पे चलते हैं, है ना। ये फार्मूला जो भी हम आप लोग को लिखवाए हैं, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख लीजिएगा। ये मेन क्वेश्चन, ये मेन मतलब हम लोग आप लोग का ये सब हम क्या किए हैं कि एक प्रकार का हम एक समरी किए हैं कि इतना ही से आप लोग हर एक क्वेश्चन को समझ जाइएगा कि ए किसको कहेंगे, डी किसको कहेंगे, एन किसको कहेंगे, है ना, एन किसको कहेंगे, अब फार्मूला के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि एक हम लोग का यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा। अब हम क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, आज देखते हैं पूरे क्वेश्चन।
अब देखिए जो हम अभी आप लोगों को बताया है ना, सेम टू सेम इसी पैटर्न पर ये सभी क्वेश्चन है, हम लोग एकदम आसानी से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रश्नावली 5.1 में हम लोग का कि प्रत्येक स्थितियों की संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। एपी में है तो क्यों है, इसको लिखना है हम लोग को। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। अब 8 रुपया है, ठीक है, 8 रुपया है। तो हम लोग को क्या करना है कि ये जो है किन स्थितियों के संबंध में सूची संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है, मतलब ये एपी में है कि नहीं है। तो ये एपी में है, कैसे है तो देखिए हम बात बता रहे हैं, सिंपल समझिएगा। देखिए 1 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया हम लोग का दे दिया है। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दे दिया है, 15 रुपया। यानी हम लोग लिख देंगे यहाँ पे प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया जो है हम लोग का 15 रुपया दिया हुआ है। अब क्या किया जा रहा है कि अतिरिक्त किराया लगाया जा रहा है। अतिरिक्त किराया लगाया जा रहा है कितना रुपया, अतिरिक्त किराया 8 रुपया लगाया जा रहा है। अतिरिक्त किराया कितना, 8 रुपया, अतिरिक्त 8 रुपया। यानी यही हम लोग का डी का मान दे दिया है, डी का मान। क्योंकि सोचिए कि 15 किलोमीटर हम लोग जाएंगे, फिर और 15 किलोमीटर जाएंगे तो कितना, 8 रुपया और अधिक लगेगा। फिर अगले 8 किलोमीटर और जाएंगे तो फिर 8 रुपया अधिक लगेगा। फिर अगले और किलोमीटर में जाएंगे तो कितना लगेगा, 8 रुपया और लगेगा। इसका मतलब ये डी, यानी सभी में अंतर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है ना, सभी में अंतर। डी का मान हमारा इतना दे दिया है। तो दूसरा का लिखेंगे, दूसरा का किराया बराबर दूसरे किलोमीटर का किराया बराबर, दूसरे किलोमीटर का किराया बराबर दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया बराबर 15 प्लस का 8 लिख देंगे। यानी 15 और 8 कितना हो जाएगा हम लोग का, 23 रुपया लगेगा। फिर और 8 किलोमीटर हमको मान लीजिए और आगे जाना है ना, फिर आगे हम लोग जाना है तो तीसरे किलोमीटर का किराया बराबर हम लोग लिख देंगे फिर 23 प्लस का 8 है ना। तो 23 8 हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 7 यानी 31 रुपया। फिर हम लोग कितना रुपया लगेगा, 31 रुपया। फिर हम लोग को मान लीजिए कि चौथे किलोमीटर और जाना है, तो फिर चौथे किलोमीटर का किराया बराबर फिर हम लोग का कितना है, 31 प्लस का 8 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 39 रुपया हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जैसे बढ़ रहे हैं, अब ये क्या हो रहा है कि एकदम क्रमबद्ध में है। 8 रुपया जोड़ रहे हैं, फिर 8 रुपया जोड़ रहे हैं, फिर 8 रुपया जोड़ रहे हैं। यानी ये एक श्रेणी के रूप में आ गया हम लोग का, एक श्रेणी के रूप में आ गया ना, एकदम हम लोग आ रहे हैं। तो इसका डिस्टेंस जो है क्या है, 8 रुपये जुड़े हैं तो 8 रुपये घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, 8 रुपये फिर आएगा, फिर 8 रुपये आएगा ना। कहने का मतलब हम लोग का जो है एकदम इक्वल हम लोग का आ रहा है। इसमें हम लोग का जो भी कर रहे हैं, हम लोग घटा रहे हैं तो या जोड़ रहे हैं तो एकदम इक्वल जोड़ रहे हैं। तो यही हम लोग का ये क्या हो गया, श्रेणी में आ गया। तो हम लिखेंगे कि अब यह क्रमबद्ध में है, यह क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है यानी क्रमबद्ध है यानी एकदम लाइन बाई लाइन है। यानी 18 यहाँ पे 15 हो गया, 23 हो गया, 31 हो गया, 39 हो गया है ना। यानी अब यह क्रमबद्ध में है, अतः यह एपी में है, एपी में है यानी एपी में है यानी समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ये क्या है, एपी में है। तो समझ में आ गया होगा पहला नंबर। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन समझिएगा बढ़िया से थोड़ा सा, आइए देखते हैं। दूसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। यानी एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बेलन में उपस्थित हवा की, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। मतलब प्रत्येक हवा का 1/4 शेष निकालता है। तो 1/4 भाग निकालता है, प्रत्येक शेष भाग का, शेष हवा का निकालता है 1/4 भाग। इसका मतलब ये एपी में नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक बार अलग अलग कर रहा है। हम लोग देखते हैं, इसको बनाते हैं एकदम सिंपल में। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा भी मान लेंगे। भी का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। बेलन में हम लोग उपस्थित हवा की मात्रा लिखेंगे कि मान लेंगे कि माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर, हवा की
मात्रा, हवा की मात्रा v मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। हवा की मात्रा कितना है, v है। अब क्या हो रहा है कि पहली बार में हवा निकालने पर बची हवा की मात्रा, पहली बार हवा उसमें निकाला जा रहा है, मतलब प्रत्येक बार निकाला जा रहा है शेष भाग का। तो पहली बार लिख देते हैं, पहली बार हवा निकालने पर हवा निकालने पर बेलन में बची हवा की मात्रा, बेलन में बची हवा की मात्रा, यानी अब हवा की मात्रा, पहला तो मात्रा ए है, अब बेलन में कितना बचा है उसको हम लोग देखेंगे। तो v में से v का ही 1/4 निकल रहा है ना, यानी वॉल्यूम का 1/4 निकल रहा है। तो सिंपली v माइनस v में गुना का मतलब होता है गुना, का मतलब क्या होता है गुना। तो v में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, v बट्टा में कितना हो जाएगा 4 बट्टा में 1, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 1 चौका 4 यानी 4v माइनस का v बराबर कितना हो जाएगा 3v/4, यानी हवा निकाल लिया गया है। पहली बार में हवा निकाला जा रहा है तो 3v/4 हम लोग का हवा बच रहा है उसमें फिर, ठीक है। अब दूसरी बार निकाला जा रहा है तो देखिए क्या हो रहा है। तो लिखेंगे हम लोग दूसरी बार हवा निकालने पर बेलन में बची हवा की मात्रा, बेलन में बची हवा की मात्रा। अब दूसरी बार निकाल रहे हैं तो फिर हम लोग इसका निकालेंगे 1/4 भाग, वॉल्यूम का कितना 1/4 भाग निकालेंगे। नहीं बची हुई मात्रा का, बचा है इतना ही ना, बचा है इतना का हम लोग 1/4 निकालेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे बची हुई मात्रा का। तो ये हो जाएगा 3v/4 माइनस 3v/4 इंटू 1/4, यानी बची हुई हवा का 1/4 निकाल रहे हैं। बची हुई हवा का इतना बचा है ना, तो उसका हवा का निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 3v/4 माइनस यहाँ पे गुना करेंगे तो 3v/4 चौका कितना हो जाएगा 16, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो 4 चौका 16, 4 चौका यानी 4 तिहाई 12v माइनस 16 कम 16 यानी 3v बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9v बट्टा में कितना हो जाएगा 16, 9v बट्टा में 16। तो हम लोग और भी आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अब कितना लिखते हैं, एक और आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर तीसरी बार निकालेंगे। तीसरी बार हवा निकालने पर बेलन में बची हवा की मात्रा, तीसरी बार अब हवा बेलन में बची हवा की मात्रा देखिए अब बचे कितना रहा है, तो 3v/16। अब इसका हवा का है ना, इस हवा का जो है हम लोग उसका मात्रा देख लेंगे हम, किस जो बचा है उसका हम लोग देख लेंगे। तो कितना आएगा 9v, इतना ही ना बचा है। अब इसका कितना 1/4 भाग, फिर हम लोग सिंपली करेंगे तो 9v/16 माइनस 9 कम 9v या बटा 16 चौका 64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 64 एलसीएम हो जाएगा। तो 16 चौका 64 तो 9 चौका 36v माइनस का 64 कम 64 तो 9 कम 9v बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, यानी 36 यानी 6 व 3 यानी 27v बट्टा है ना, 27v बट्टा में कितना हो जाएगा 27v बट्टा में 64, 27v बट्टा में 64 हो जाएगा है ना। यानी देखिए ए का मान हमारा आया है, यहाँ पे ए का मान आया है हम लोग का 3v/4, मैंने ए का मान यानी पहली का मान इतना आया है। दूसरी बार निकालने का मान आया है हम लोग का 9v/16 है ना। और तीसरी बार निकलने पर बेलन लिखिएगा, बेलन में बची हवा का मात्रा, इसका आ रहा है हम लोग का कितना, तो 27v/64 है ना। तो ये जो है हम लोग सर्वांतर देखेंगे घटा के कि सर्वांतर आ रहा है कि नहीं। अगर सर्वांतर समान नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिख देंगे एपी में नहीं है। ऐसे ही दिख रहा है कि एपी में नहीं है ना। तो ये बनाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन हम लोग बनाएंगे ही। मान लीजिए बनाने के लिए बोला है तो बनाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, समझिएगा यहाँ पे। फिर हम लोग करेंगे क्या अब कि अब हम लोग सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर क्या करते हैं, केवल घटा देते हैं है ना। तो अभी बताएं हम लोग a2 में से a1 घटा देंगे, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे। यानी दूसरा पद हम लोग का कितना आया, तो दूसरा पद यहाँ पे देखिएगा 9v/16 आया है, तो 9v
9v/16 और a1 का मान कितना आया है, तो a1 का मान हमारा आया है देखिए 3v/4, तो लिख देंगे 3v/4, 3v/4। अब घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो 16, 16 एकम 16 तो 9 एकम 9, 4 चौका तो 4 तिहाई 12, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 भी है, 2 मिनट, ठीक है ना। हम डायरेक्ट अरे भी है ना, पहला भी माने है ना हम लोग, मान लिए हैं वेलन का, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी हम करेंगे ना, घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का हम लोग का आएगा 3v/16, हाँ 3v/16। और फिर एक और सर्वांतर निकाल लेंगे हम लोग, एक और हम लोग सर्वांतर निकालेंगे, दूसरी बार था, दूसरा पहला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सर्वांतर फिर एक निकालेंगे, देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं सर्वांतर। फिर हम लोग a3 में से a2 घटा देंगे, तो a3 हम लोग का कितना है 27v/64, माइनस कितना है हम लोग का 9v/16, फिर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 64, तो 64 एकम 64 तो 27 एकम 27, माइनस 4 16 चौका 64 तो 9 चौका 36, फिर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 36 भी। अब घटाएंगे तो हम लोग का कितना आएगा 6 3 9, 9v बटा कितना आ रहा है 16 आ रहा है। क्या हम लोग का सर्वांतर समान आ रहा है, देखिए तो सर्वांतर यहाँ पे निकाले है तो ये अलग आया, इसका सर्वांतर निकाले तो ये भी माइनस का, ये भी अलग आया, अलग अलग आ रहा है ना, तो अलग अलग आ रहा है यानी सर्वांतर समान नहीं है। तो जब सर्वांतर समान नहीं है तो ये पी में क्या होगा, नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि सर्वांतर समान नहीं है, चूँकि सर्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं होगा, अतः यह एपी यानी समांतर श्रेणी में नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। इतना हम लोग लिख देंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना लंबा गया है, 1 नंबर क्वेश्चंस तो ये है, तो आप लोग बना ही लिए होंगे। इसमें तो सर्वांतर हम लोग का समान था तो ये एपी में है, और इसमें क्या हो रहा है सर्वांतर हम लोग का समान आ ही नहीं रहा है, तो ये क्या होगा एपी में नहीं होगा। तो इसको आप लोग अच्छी तरीक़े से उतार लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चंस को। 3 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मतलब देखिए प्रथम मीटर में खुदाई जो है 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई में 50 रुपया लग रहा है, यानी आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये भी एपी में हो जाएगा, ऐसे ही दिख रहा है ना। खुदाई में लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, तो जो एपी में है कि नहीं वही निकालना है, बस हम लोग ऐसे ही देख के निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग बना लेंगे उसको बढ़िया से। देखिए यहाँ पे प्रथम मीटर में खुदाई लागत कितना है, तो लिखेंगे प्रथम मीटर में खुदाई लागत बराबर 150 रुपया है। कितना है 150 रुपया है। अब द्वितीय में क्या हो रहा है, अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या हो रहा है 50 रुपया बढ़ रहा है। तो दूसरे मीटर में खुदाई लागत लिखेंगे, दूसरे मीटर में खुदाई लागत 150 आप प्लस क्या करेंगे, फिर 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा 200 रुपया। फिर हम लोग क्या करेंगे तीसरे मीटर में देखेंगे, तीसरे मीटर में खुदाई लागत बराबर फिर क्या करेंगे 200 प्लस फिर 50 लिख देंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का 250। कितना लिख देंगे यहाँ पे 250 रुपया। देखिए ये एपी में आ रहा है ना, देखिए एकदम समांतर चौथा मीटर में लिख देंगे, चौथा मीटर में लागत बराबर फिर 250 प्लस का 50 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 300 रुपया, 300 रुपया। यानी देखिए एकदम इक्वल बढ़ रहा है, 50 रुपया यहाँ पे बढ़ा, 50 रुपया यहाँ पे बढ़ा, 50 रुपया यहाँ पे, यानी सर्वांतर हम लोग देख लेते हैं निकाल के। सर्वांतर हम लोग इसको A2, इसको A3, इसको A1, A2, A3, A4 बोलेंगे। तो सर्वांतर यानी सर्वांतर को हम लोग किसे डिनोट करते हैं D से, अभी बताएं हम लोग को D से। अब देखिए A2 में से क्या करेंगे A1 घटा देंगे, यानी 200 में से कितना घटा देंगे 150 घटा देंगे तो कितना रहा है 50 रुपया आ रहा है। देखिए फिर यहाँ पे 50 रुपया। फिर हम लोग सर्वांतर निकालेंगे, फिर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को बढ़िया से। फिर हम लोग D निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे A3 में से A2 घटा रहे हैं, यानी A3 में से A2 घटा रहे हैं, यानी 250 में से फिर कितना घटा रहे हैं 200 रुपये घटा रहे हैं, तो कितना जा रहा है 50 रुपया। देखिए 50 रुपये आ रहा है ना, फिर वही 50 रुपये जो हम लोग जोड़े हैं, यानी ये क्या हो गया सर्वांतर हम लोग का समान है, तो यह क्या होगा एपी में हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि चूँकि सर्वांतर
समान है इसलिए यह एपी में होगा, है ना, इसलिए यह एपी में होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि यहाँ पे 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि हम लोग का 10,000 रुपये राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। सिंपली चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट साल का कितना आ रहा है, सेकंड साल का कितना आ रहा है, थर्ड साल का कितना आ रहा है, उसके बाद समांतर निकाल के देख लेंगे। हालांकि एपी कभी भी हम लोग का समांतर श्रेणी में नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज जो है हम लोग का समांतर श्रेणी में कभी भी नहीं होता, याद रखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, ब्याज का ब्याज बढ़ता है, ब्याज भी होगा ना, ब्याज का भी ब्याज लगता है, ब्याज का ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग क्या लगता है, ब्याज का ब्याज लगता है। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज एपी में नहीं होगा, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं कि एपी में हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पहला साल का कुछ पैसा अलग आएगा, दूसरा साल का कुछ पैसा अलग आएगा, तीसरा साल का कुछ अलग आएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग का ये एपी में नहीं होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट साल का देखेंगे कि फर्स्ट साल का कितना आ रहा है, फिर सेकंड साल में देख रहे हैं सेकंड साल में हम लोग का कितना आ रहा है, फिर थर्ड साल में देखेंगे थर्ड साल में कितना आ रहा है ना। और उसके बाद हम लोग सर्वांतर निकाल के देख लेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग को पी का मान दिया है हम लोग का 10,000 रुपया, 10,000 रुपया पी का मान यानी मूलधन, पी बराबर मूलधन होता है। ठीक है, और दर यानी आर का मान हम लोग का दिया है कितना, 8%। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट 1 साल के लिए निकालेंगे, 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, फिर 2 वर्ष के लिए, फिर 3 वर्ष के। हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, तो ए इक्वल टू पी कोस्ट 1 जोड़ आर बाई 100 के पावर में हम लोग का टी होता है, या एन लिखते हैं, टी लिख दीजिए समझने के लिए। टी यानी 1 साल, एन होता है, हम टी लिख दे रहे हैं। अब ए पी बराबर कितना है, 10,000 रुपया, तो 10,000 1 जोड़ आर बराबर कितना है, 8% अब बट्टा में 100। 1 साल का निकाल रहे हैं तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। अभी समझिएगा 10,000 रुपया, अब इसको कटाएंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना तो 5 दूना 10, फिर 2 दूना 4, इधर 25 दूना 50, यानी 25 × 1 25 और 2 27 हो जाएगा। जोड़ेंगे, देखिएगा समझिएगा, याद इसको बनाने के तरीका हम आपको बता रहे हैं। भिन्न का जोड़ है, इसको ना एकदम सिंपल में हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे 2 बट्टा में कितना हो जाएगा, 25, यानी 25 से 2 27/25 हो जाएगा। हमको लिखना जरूरत नहीं पड़ेगा ज़्यादा जोड़ करने का, लेकिन हम आपको समझाते हैं। देखिए इसे कुछ नहीं तो एक भिन्न का जोड़ हम आपको समझाते हैं। इस डायरेक्ट इतना हो जाएगा, लेकिन इसे समझा देते हैं। 25 1 25 है तो 25 हो जाएगा, प्लस 25 से कम 25 तो 2 कम 2, फिर 27 बटा कितना आ गया, 25। तो ऐसे आप लोग नहीं करिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे 25 को 2 27 27/25 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिख देंगे हम लोग, 27/25, क्योंकि पावर में 1 है तो 1 वैसे ही रख देंगे, यानी 10,000 गुणे में 27 और बटा में कितना हो जाएगा, 25। अब कटाइए 25 चौका 100 काट रहे हैं, देखिए 100 काटे हैं तो ये 2 जीरो है ना, 2 जीरो गुना कर देंगे। अभी इसमें गुना करेंगे तो देखिए गुना करते हैं हम, तो ये डबल जीरो है तो डबल जीरो उतार दीजिए। 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 4 दूना 8 9 10, यानी 108 रुपया आ जाएगा। 1 साल में हम लोग का, है ना, 1 साल में 10,800 रुपया देना पड़ेगा, 10,800 रुपया देना पड़ेगा हम लोग को मिश्रधन के रूप में। ठीक है, पहला साल का है। फिर हम लोग का दूसरा साल का, अब ए बराबर फिर देखेंगे दूसरे साल का लिख देते हैं, दूसरे साल का, दूसरे वर्ष, है ना, यानी 2 वर्ष के लिए निकालना है। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, फार्मूला 2 वर्ष के लिए, है ना, 1 वर्ष के लिए था, 1 वर्ष के लिए था, अब 2 वर्ष के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो फिर ए इक्वल टू क्या होगा, पी कोस्ट 1 जोड़ आर बाई 100 के पावर में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए है तो 2 लिख देंगे। और फिर हम लोग इसको क्या मानेंगे, 10,000 रुपया, 10,000 1 जोड़ आर बराबर 8 बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 पावर में 2। फिर हम लोग 10,000 गुणे इसको फिर हम लोग वैसे ही कर देंगे, 2/25, 25 चौका 100 या 4 दूना 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 27/2। अब 2 पावर है ना, तो 27/25 और 2 में लिख देंगे 27/25। अब देखिए 25 चौका 100 और डबल जीरो उतार देंगे। फिर 25 से भाग करेंगे हम लोग का कि 400 कितना करता है, तो 25 16 400 हो जाता है ना। अब 27 में 27 से, 27 में फिर 16 से गुना करेंगे, 27 में 27 से और 27 में फिर 16 से गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 11,664, है ना, 7 छक यहाँ पे 7
9 छक 54, हाँ इतना आ जाएगा, इतना रुपया, ठीक है, इतना रुपया आ जाएगा, समझिएगा। अब 2 साल का हम लोग को इतना रुपया आ गया, 2 वर्ष के लिए इतना आ गया। फिर हम लोग लिखेंगे तीसरे वर्ष, है ना, 3 वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष यानी 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए फिर हम लोग बनाएंगे। तो 3 वर्ष के लिए A इक्वल टू पी कोस्ट 1 जोड़ा R बाई 100 के पावर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर वही करेंगे, 10,000 रुपये रख देंगे यहाँ पे, 10,000, और फिर 1 जोड़ा फिर 8 बटा कितना हो जाएगा, 100 के पावर में कितना हो जाएगा, 3। अब इसी को हम लोग फिर 10,000, इसको फिर हम लोग कितना, 2 और ये 25, यानी फिर 27 बटा कितना हो जाएगा, 25, यानी इसी को हम लोग कितना बार लिखेंगे, 3 बार। अब इसको 3 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 3 है। तो 27 बटा 25 गुणे 27 बटा 25 गुणे 27 बटा 25, ठीक है। अब इसको कटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 और डबल 0, 25 16 है ना 400, और फिर इस सबको गुना करेंगे और फिर 25 से भाग करेंगे। तो 25 से हम भाग कर दिए हैं कि दिक्कत नहीं होगा। ये टोटली हम लोग जब भाग करेंगे तो टोटली हम लोग का आ जाएगा दोस्तों, है ना। आप लोग भाग कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, भाग करने लगेगा यहाँ पे। तो इतना रुपया आ जाएगा, ठीक है, इतना रुपया आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट साल का इतना आया, सेकंड साल का इतना आया, थर्ड साल का इतना आया। तो डिफरेंट हम लोग देख लेंगे कि डिफरेंट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि इक्वल हम लोग का नहीं आएगा, तो हम लोग लिख देंगे क्या है, AP में नहीं है। तो लिख देंगे समांतर सर्वांतर बराबर सर्वांतर, यानी ये हम लोग का A1 मानेंगे, इसको A2, इसको A3। तो A2 में से क्या करेंगे, A1 घटा देंगे, यानी A2 में से यानी 11,664 में से कितना आ जाएंगे, 10,800 रुपया घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 10,000। यहाँ पे हम लोग का पॉइंट में आएगा शायद, नहीं 4, समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 864 रुपया। फिर हम लोग सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर फिर निकालेंगे तो हम लोग का A3 में से A2 घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा हम लोग का, A3 हम लोग का इतना है 12,597.12 में से इतना घटा देंगे 11,664। तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना, पॉइंट में आएगा 933.12, इतना आ गया। अब इतना जो हम लोग का आया है, देखिए ये वाला हम लोग का अलग आ रहा है, इतना हम लोग का अलग आ रहा है, क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे चूँकि सर्वांतर समान नहीं है, अतः इसलिए यह AP में नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इतना तक हम लोग आसानी से बना लेंगे, है ना। अब हम लोग को देखना है इसको आप लोग उतार लीजिएगा, इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष का इतना तक आ गया, इतना तक। अब हम लोग को 3 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखना है। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग एकदम सिंपल वे में देखेंगे।